हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाग वन में जो है वह है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। और इसका जो भाग वन के जो आर्टिकल हैं वो हैं 1 से लेकर 4 तक। जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 1 वो कहता है इंडिया इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। यानी जो भारत को राज्यों का संघ बताया है। फर्स्ट आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 2 के बारे में क्या? आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्य का प्रवेश मतलब एडिशन ऑफ न्यू स्टेट। जो इसका एग्जाम्पल है वो है सिक्किम जिसको 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारत में मिलाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में। अब बात करेंगे आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का गठन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्य का गठन, इसमें फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो है लेटेस्ट तेलंगाना। इसमें क्या होता है? जो राज्यों की सीमा उनके नाम या क्षेत्र को परिवर्तन करते हैं। क्या होता है? राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र परिवर्तन। अब बात करेंगे भाग 2 जिसका जिक्र है। इसमें क्या जिक्र? भाग 2 में नागरिकता के बारे में। भाग 2 ये किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। नागरिकता, इसके जो आर्टिकल है वो है 5 से लेके 11 तक। और इसका जो आर्टिकल 5 का कहता है, आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और आर्टिकल 6 क्या कहता है? जो माइग्रेंट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, पाकिस्तान टू भारत कह सकते हैं। माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब बात करेंगे आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? जो स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर जो उनकी मान्यता, जो नागरिकता है भारत की, वह समाप्त हो जाएगी। क्या कहता है? स्वेच्छा, अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः ही
भारत की नागरिकता समाप्त समाप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे आर्टिकल 11 की। नागरिकता संबंधी कानून जो जिसका जो अधिकार है, इस पे बनाने का अधिकार है, वो है संसद का। नागरिकता संबंधित कानून जो बनाने का अधिकार है वो किसका है? वो है संसद का। अब बात करेंगे भाग 3 की। भाग 3 इसमें किसका जिक्र है? वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स। इसके जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है 12 से लेके 35 के बीच में। अब बात करेंगे आर्टिकल 13 की। संसद ने जो कानून बनाया है, इसमें 13 क्या कहता है? संसद ने जो कानून बनाया है वो मौलिक अधिकारों के असंगत है तो उसे न्यायालय में इस कानून को समाप्त, जो न्यायालय है उसको समाप्त कर सकता है या इसके लिए जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। क्या कहता है आर्टिकल 13? संसद जब कोई भी कानून बनाता है, संसद ने कानून बनाया और क्या है? वो मौलिक अधिकारों के असंगत है, मौलिक अधिकार से असंगत है तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है। या इसकी क्या कर सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन या बोल सकते जुडिशियल रिव्यू, अब बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 40 ये क्या कहता है? विधि के समक्ष समता और विधि का शासन हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ के बारे में। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और क्या कहता है? विधि का शासन हो, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15A क्या कहता है? जो धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्मस्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी धर्म, जाति, लिंग, वंश या कह सकते हैं जन्मस्थान के आधार
पर प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल जो 15 का सब क्लॉज 6 और 16 का सब क्लॉज 6 है, वो किसके बारे में जिक्र करते हैं? इसको किसके साथ जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 103 में 3वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में। और ये किसके जिक्र करता है? EWS के बारे में। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% के आरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। अब बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 किसका जिक्र करता है? लोक नियोजन में अवसरों में समानता के बारे में। लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में। पब्लिक, इसको लोक नियोजन बोलते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब बात करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 किस कहता है? अप्रसक्त यानी अनटचेबिलिटी की। अस्पृश्यता का अंत बोल सकते हैं। अनटचेबिलिटी का अंत। अब बात करेंगे आर्टिकल 18 की। ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब होता है टाइटल्स। टाइटल्स का अंत। लेकिन वो किसी प्रकार की किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। इसमें जो अपवाद हैं वो हैं सेना को टाइटल मिल सकता है या शिक्षा के क्षेत्र में। ये 2 अपवाद हैं इसके। और जो ये पद्म भूषण और ये पुरस्कार मिलते हैं, ये अवार्ड हैं ना कि टाइटल। पद्म ये जो हैं ये क्या है? ये अवार्ड हैं ना कि टाइटल। और ये कब शुरू हुए थे? ये 1954 में शुरू हुए थे। अब बात करेंगे आर्टिकल 19A के बारे में। आर्टिकल 19A क्या कहता है? ये किसके बारे में करता है? ये कहता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करें। विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो चुप रहने का अधिकार है वो इसी में आता है। चुप रहने का अधिकार। अब बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। 2 सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 20 ये क्या कहता है? दोष सिद्धि से संरक्षण।
यानी इसका मतलब होता है जो एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, उसे एक बार दंड दिया जाएगा। इसका मतलब है एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी। और क्या कहता है आर्टिकल? स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो आर्टिकल 21 है, ये सबसे बड़ा हमारे संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। सबसे बड़ा अनुच्छेद जो है 21वां सबसे बड़ा अनुच्छेद है। अब बात करेंगे आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए ये किसकी बात करता है? यह शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। और इसको जो 21 ए को जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था इसको। अब बात करेंगे आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम निषेध के बारे में, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के बारे में। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। इसका मतलब है मानव के अंगों का क्रय विक्रय निषेध के बारे में। मानव अंगों का क्रय विक्रय निषेध। अब बात करेंगे आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 24 ये क्या कहता है? कारखानों में बच्चों के नियोजन से रोक। और वो कितने साल के बच्चे थे? 0 से 14 वर्ष के। कारखानों में बच्चों के नियोजन से रोक। कितने साल के बच्चे? वो हैं 0 से लेके 14 वर्ष के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते। अब बात करेंगे आर्टिकल 25।
आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतकरण की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है कोई व्यक्ति, ये स्वीकार करे या ना करे ये भी उनकी मर्जी है, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अंतकरण की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कोई भी धर्म स्वीकार करे या ना करे, या बोल सकते हैं अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार। अब बात करेंगे आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल था उस समय जजिया कर। लेकिन क्या हो सकता है? फीस लग सकती है, जैसे कि प्रसाद की, जूते की, पार्किंग की आदि। क्या हो सकता है इसमें? फीस लग सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे प्रसाद है, जूते रखने हैं या पार्किंग है, इनकी फीस लग सकती है आदि। अब बात करेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। इसमें कौन आते थे? ये जैसे कि सिख बोलते हैं, माइनॉरिटी। इसमें से मुस्लिम है, और माइनॉरिटी किसको बोलते हैं? जिस भी धर्म की जनसंख्या वो वहाँ पर रह रहे संख्या में 50% से कम है तो वो माइनॉरिटी में आते हैं। इसमें मुस्लिम, इसमें सिख, तीसरे पे ईसाई और जैन, पारसी और बौद्ध, ये हमारे यहाँ माइनॉरिटी में है। अब बात करेंगे अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान के बारे में। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक किसके बारे में? शिक्षण संस्था के बारे में, शिक्षण संस्थान के बारे में को जो उसके लिए स्थान और उसके प्रशासन का अधिकार है, उसके स्थान एंड प्रशासन का अधिकार। अब बात करेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन सा था? आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और इसे जो आर्टिकल 32 है, इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, क्या क्या है इसको, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। अब बात करेंगे आर्टिकल 33 के बारे में। आर्टिकल 33 क्या कहता है, जो सैन्य बलों के जो फंडामेंटल राइट है उनको सीमित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होगा। सैन्य बलों जैसे कि सीआरपीएफ या सीआईएसएफ, इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स को सीमित करने का अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास में होगा। बात करेंगे आर्टिकल 34 के बारे में। आर्टिकल 34 क्या कहता है, वो कहता है जो मार्शल लॉ है, जो सैन्य कानून है, लगा हुआ है तो संसद नागरिकों के अधिकार को सीमित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होगा मार्शल लॉ के दौरान। मार्शल लॉ इसे बोलते हैं सैन्य कानून के दौरान लगा हुआ है तो संसद नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स सीमित करने का अधिकार। अब बात करेंगे भाग 4 के बारे में। भाग 4 ये किसका है, डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब इसका जो अनुच्छेद 38 है वो क्या कहता है, आर्टिकल जो 38 है वो कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, उसके बारे में, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में, जैसे बोल सकते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। और आर्टिकल 39 के बारे में, आर्टिकल 39A ये क्या कहता है, निःशुल्क विधिक सहायता, अगर कोई गरीब है तो उसके लिए जो विधिक सहायता है वो सरकार दी जाएगी, इसके बारे में, निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। इसका जो आर्टिकल है ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये जो आर्टिकल है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अब बात करेंगे आर्टिकल 40 के बारे में। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, ग्राम पंचायत का गठन। अब बात करेंगे आर्टिकल 43B के बारे में।
आर्टिकल 43B किसके बारे में? ये बात करता है सहकारी समितियों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। और इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। अब बात करेंगे आर्टिकल 44 के बारे में। ये किसकी बात करता है? समान नागरिक संहिता के बारे में। समान 44वें संविधान आर्टिकल के क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो विवाह, तलाक या गोद हो आदि में सबके लिए एक तरह का नियम हो, उसके बारे में इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो भारत में सबसे पहले किस में लागू हुआ है? जो भारत में सबसे पहले लागू हुआ है गोवा में। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 47 के बारे में। आर्टिकल 47 किसके बारे में बात करता है? ये पोषण और लोक स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में, यानी पब्लिक के स्वास्थ्य के बारे में। पोषण और लोक स्वास्थ्य की देखभाल जो शराबबंदी की जाती है वो इसी आर्टिकल के तहत की जाती है। अब बात करेंगे आर्टिकल 48 से। आर्टिकल 48A ये किसकी बात करता है? ये बात करता है पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव रक्षा के बारे में। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव रक्षा के बारे में। इसको जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। बात करेंगे आर्टिकल 50 के बारे में। आर्टिकल 50 किसकी बात करता है? ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की, अब शक्तियों की पावर के बारे में। कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण कह सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। अब बात करेंगे आर्टिकल 51 के बारे में। आर्टिकल 51 ये किसके बारे में बात करता है? ये करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति या विदेश नीति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय शांति या विदेश नीति, विदेश नीति के बारे में। अब बात करेंगे भाग 4A के बारे में। भाग 4A इसमें किसका जिक्र है? वो है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जो ड्यूटी है ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए USSR से। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें
42वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा। और ये किसकी सिफारिश से जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। और ये वर्तमान जो मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? वो है 11। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वर्तमान में कितनी है? 11। और इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? 51A। इसका जो आर्टिकल है वो 51A। अब बात करेंगे भाग 5 की। भाग 5 इसमें किसका जिक्र है? संघ, बोलते यूनियन। इसके जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ हैं? 52 से लेकर 151 तक। और इसमें जो टोटल आर्टिकल की संख्या हुआ है 100। और ये सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे बड़ा भाग, संविधान का ये सबसे बड़ा भाग है। अब बात करेंगे आर्टिकल 52 क्या किस बात करता है? आर्टिकल अनुच्छेद 52 किसकी बात करता है? वो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 53 की। उसके जो राष्ट्रपति है कार्यपालिका और उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। अनुच्छेद 53 इसकी बात करता है राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और अपॉइंटमेंट इसके। और उसके अपॉइंटमेंट। अब बात करेंगे आर्टिकल 54 के बारे में। 54 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, यानी निर्वाचन मंडल के निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 वो क्या करता है? वो करता है जो निर्वाचन है उसकी रीति कैसी होगी, मैनर ऑफ इलेक्शन। निर्वाचन की रीति वो है STV, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अब आर्टिकल जो 56 वो किसकी बात करता है? वो करता है उसके कार्यकाल की, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में हम बात करेंगे। उसकी रिलेक्शन की। जो आर्टिकल 57 है वो किसकी बात करता है? आर्टिकल 57 किसकी बात करता है? रिलेक्ट की, री या पुनर्निर्वाचन। बात करेंगे उस आर्टिकल 58 बात करता है उसकी योग्यता के बारे में और एज के बारे में। योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन और उसकी एज के बारे में। वो कितनी है? वो है 35। अब बात करेंगे आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 बात करता है इसकी शर्तों के बारे में। शर्त बोले तो कंडीशन। बात करें आर्टिकल 60 बात करता है शपथ, बोले तो ऑथ। और ये कौन दिलाता है? ये दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे आर्टिकल 61 के बारे में। आर्टिकल 61 वो है महाभियोग, जो राष्ट्रपति के खिलाफ जो हटाने की प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग बोलते हैं, उसके बारे में। महाभियोग, इम्पीचमेंट बोल सकते, प्रक्रिया बोले तो इम्पीचमेंट। अब बात करेंगे आर्टिकल 63 के बारे में। 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति, भारत का ही उपराष्ट्रपति बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 64 वो जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पादन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। बात करेंगे आर्टिकल 66 की, वो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली के बारे में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। आर्टिकल 69 के बारे में, वो है उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति शपथ के बारे में। हम बात करेंगे आर्टिकल 71 के बारे में। 71 कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो इलेक्शन होता है, उसमें अगर कोई विवाद होता है तो उसका जो निपटारा है वो कौन करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। उसके बारे में आर्टिकल 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हुआ तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऐसी करेगा। हम बात करेंगे आर्टिकल 72 के बारे में। आर्टिकल 72 क्या कहता है? क्षमादान के बारे में। क्षमादान शक्ति वो क्या क्या है? ये किस किस को माफ़ कर सकता है? ये मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, फांसी को भी, और मार्शल लॉ की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। मृत्युदंड और फांसी और मार्शल लॉ, इनको माफ़ कर सकता है। अब करेंगे आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 ये कहता है जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और जिसका प्रमुख कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति
को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा इस मंत्रिपरिषद का? वो होगा पीएम, प्राइम मिनिस्टर। जिसका प्रमुख पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 की। आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 की क्या है? जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? वो होगी लोकसभा के प्रति। और जो मंत्री सिंगल मंत्री होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो होगा राष्ट्रपति की। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन जो मंत्री सिंगल मंत्री होगा, मंत्री बोलते सिंगल, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? उत्तरदायी किसके होगा? वो होगा राष्ट्रपति के। और ये जो इस आर्टिकल में है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2। बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 76 के बारे में। आर्टिकल क्या कहता है? अनुच्छेद 76 क्या कहता है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार का वकील होता है, महान्यायवादी उसे कहते हैं महान्यायवादी। बोले तो अटॉर्नी जनरल। ये किसके पश्चात परिणत होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के। यानी राष्ट्रपति जब चाहे इनको जब हटा सकते हैं राष्ट्रपति। इसे क्या बोला जाता है? महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील। भारत सरकार का वकील। अब बात करेंगे अनुच्छेद 79 के बारे में। 79 क्या है? वो बात करता है संसद की। जो संसद की संरचना है उसके 3 अंग कितने? इसके अंग तो हैं 3। वह लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा अंग कौन है? वो है राष्ट्रपति। जो हाउस हैं वो केवल 2 हैं। ये कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। हाउस कितने? 2। आर्टिकल 80 किसका जिक्र करता है? वो करता है राज्यसभा का। राज्यसभा इसे हम क्या बोलते हैं? इसे उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन। अब बात करेंगे आर्टिकल 81 की, अनुच्छेद 81 के बारे में। 81 किसका जिक्र करता है? लोकसभा का। इसे क्या बोलते हैं? इसे निम्न सदन भी बोला जाता है, निम्न सदन।
अब बात करेंगे आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 के बारे में। 81 जो है उस सदन के सत्रों के बारे में जानकारी करता है, जैसे सत्रावसान और व्यवधान के बारे में। सदन के सत्र कौन कौन से हैं? सत्रावत, इसका मतलब होता है सत्र का शुरू करना, और एक होता है सत्रावसान, इसका मतलब होता है अंत करना, सत्र का अंत करना। और कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। और इसका जो विघटन बोले तो भंग करना, जो 17 और 17 होते वो करता है राष्ट्रपति। जो 17 होता है इसको भी राष्ट्रपति करता है। जो बीच में स्थगन बीच में रोकना, वो कौन करता है? सत्र का अध्यक्ष। सत्र स्थगन, इसका मतलब है बीच में रोकना, सत्र को बीच में रोकना। कौन करता है इसका? वो करता है सत्र का अध्यक्ष। अब बात करेंगे आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 ये किसके बारे में? यह राष्ट्रपति के विशाल अभिभाषण के बारे में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी स्पेशल एड्रेस के बारे में। अब बात करेंगे आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 ये करता है लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। लोकसभा स्पीकर और कौन? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर। अब बात करेंगे आर्टिकल 105 के बारे में। आर्टिकल 105 किसके बारे में बात करता है? सांसद एमपीओ के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद एमपी के बारे में, उनके विशेषाधिकार के बारे में। और 100 है 8, आर्टिकल 108 वो बात करता है संयुक्त बैठक के बारे में, यानी जॉइंट सिटिंग के बारे में। संयुक्त बैठक बोले तो जॉइंट सिटिंग। जो जॉइंट सिटिंग है वो कभी धन विधेयक पर जॉइंट सिटिंग और संविधान जो संशोधक विधेयक आते हैं उन पर जॉइंट सिटिंग नहीं होती। किस किस पर नहीं होती है? धन विधेयक और संविधान संशोधन। इन पर जो है संयुक्त बैठक, नो जॉइंट सिटिंग। अब बात करेंगे आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 के बारे में। ये किसकी बात करता है? धन विधेयक, यानी मनी बिल की परिभाषा के बारे में। मनी बिल परिभाषा। अब बात करेंगे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। आर्टिकल 111।
आर्टिकल 111 कहता है किसी भी विधेयक पर वो राष्ट्रपति की अनुमति जो कोई विधेयक आता है वो सबसे पहले क्या होता है, वो लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति के पास जाता है, और जो प्रेसिडेंट है उस पर या तो उसको साइन करेगा या रिजेक्ट या पॉकेट वीटो। जो पॉकेट वीटो है इसको भी अब समाप्त कर दिया है और इसके लिए कुछ समय निर्धारण कर दिया है। तो आपको इतने दिनों के अंदर उस पर कुछ न कुछ एक्शन लेना ही होगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 112 की। आर्टिकल 112 किसकी बात करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण बोले तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट शब्द है, इसका कहीं संविधान में जिक्र नहीं है, कहीं भी इसका लिखा गया नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है। बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसकी जगह जो है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात करेंगे आर्टिकल 114 के बारे में। आर्टिकल 114 वो है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल, जो संचित निधि से धन निकालने के लिए जो इसे क्या करना पड़ता है, इसे संसद से पारित करवाना पड़ता है। इस विधेयक को संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से पारित करवाना पड़ेगा। अगर आप संसद निधि से कोई भी धन निकालते तो वो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से संसद से पारित करवाना पड़ेगा। बात करेंगे आर्टिकल 123 के बारे में। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के पास अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश शक्ति के बारे में। ये जो राष्ट्रपति द्वारा कोई विधायी शक्ति है कानून निर्माण की, वो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्वारा विधायी शक्ति उनका कानून निर्माण शक्ति। कानून निर्माण शक्ति। अब बात करेंगे आर्टिकल 124 के बारे में। ये किसकी बात करता है, ये बात करता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी संरचना के बारे में, उसकी नियुक्ति, शपथ, वेतन भत्ते आदि के बारे में। आर्टिकल 124 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में।
संरचना, जैसे कि नियुक्ति, शपथ, वेतन भत्ते, पदच्युत के बारे में। अब बात करेंगे आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 ये बात करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और होते एक्टिंग सीजी के बारे में। अब बात करेंगे आर्टिकल 29 129। वह जो SC एक अभिलेख न्यायालय है, इसका जो रिकॉर्ड है वो संभाल कर रखे जाते हैं, और जो इसके न्याय जो भी इनके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, वो जो इसकी निचली अदालत है या कोर्ट है, उनको मानना पड़ता है। SC एक अभिलेख न्यायालय, बोले तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, जो SC के निर्णय को संभाल कर रखते हैं। SC के निर्णय को संभाल कर अब बात करेंगे आर्टिकल 131 के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता के बारे में बात करता है। जैसे कि दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है, उनके निपटारा करना, और जो केंद्र राज्य के बीच है उनके विवाद का निपटारा करना। SC का मूल अधिकारिता मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल, दो राज्यों के बीच विवाद का निपटारा। दो राज्यों के बीच विवाद का निपटारा, और या हो केंद्र वर्सेस राज्य के बीच में कोई विवाद हो, उसका निपटारा करना। केंद्र या राज्य के बीच में जो विवाद हो, उसका भी निपटारा करना इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। बात करेंगे आर्टिकल 137। SC का जो SC ने जो निर्णय किया है उसका रिव्यू करना। ये अपने निर्णय को चेंज भी कर सकती है इस आर्टिकल के द्वारा। SC निर्णय का रिव्यू करना मतलब है अपना निर्णय भी चेंज कर सकती है। SCO अपना निर्णय बदल सकती है। अब बात करेंगे आर्टिकल 141 की। आर्टिकल 141 ये क्या है, जो SC का निर्णय है वो जो नीचे वाले अन्य न्यायालय उनको मानना, उनके लिए बाध्यकारी है, उन्हें मानना ही पड़ेगा। SC का निर्णय क्या है, जो नीचे के जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनको मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी। अन्य न्यायालय को मानना
मानना होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 142 के बारे में, जो पूर्ण जस्टिस यानी पूर्ण न्याय की बात करता है, कंप्लीट जस्टिस की। आर्टिकल 142 ये क्या करता है? पूर्ण न्याय के बारे में। पूर्ण न्याय बोले तो कंप्लीट जस्टिस किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कंप्लीट जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट है ना, वो किसी भी राज्य के ऐसी किसी भी राज्य के हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आदि के केस को अपने पास उसे बुलाकर उसका निर्णय सुना सकती है, बुलाकर निर्णय दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। बात करेंगे आर्टिकल 143 में। जो आर्टिकल 143 है वो क्या कहता है? वो कहता है जो राष्ट्रपति है वो जो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है, जो किसी भी प्रकार का परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार का परामर्श या कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि ये उसके लिए ऊपर बाध्यकारी होगा कि उसको मानना ही हो, ऐसा नहीं होगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 ये किसकी बात करता है? ये बात करता है CAG के, नियंत्रक मालिका परीक्षक के बारे में, कंप्ट्रोलर एडिटर ऑफ जर्नल ऑफ अकाउंट के बारे में। CAG बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जर्नल अकाउंट। इस बोले तो नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। अब बात करेंगे भाग 6 के बारे में। भाग 6 इसमें किसका जिक्र है? वो है राज्यों के बारे में। वो किसके बारे में? वो है राज्यों के बारे में। इसमें जो आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं 152 से लेकर 237 तक। जो आर्टिकल 153 है वो किसकी बात करता है? राज्य में जो एक राज्यपाल होंगे उसके बारे में। आर्टिकल 153 किसकी बात करता है? राज्य में एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 154 बात करता है, आर्टिकल 154 वो राज्यपाल की कार्यशक्ति के बारे में। 154 इसकी बात करता है राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति, कार्यपालक शक्ति के बारे में बात करेंगे। जो राज्य 159 आर्टिकल 159 है वो राज्यपाल की शपथ के बारे में। उनकी जो शपथ कौन दिलाता है? वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 159 किसकी बात करता है? राज्यपाल की शपथ के बारे में। और ये कौन दिलाता है? वो दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश।
जो राष्ट्रपाल के अब 161 जो अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 वो किसकी बात करता है? राज्यपाल द्वारा क्षमादान शक्ति की। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति। जो ये राज्यपाल है वो क्या कर सकता है? मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन मार्शल जो की जो सजा है उसको माफ नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? किस किस को माफ? ये जो है मृत्युदंड, मृत्यु इसको माफ कर सकता है, लेकिन जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ की सजा उसको माफ नहीं कर सकता। मार्शल लॉ की सजा को माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति इसको माफ कर सकता है, इस सजा को। कर सकता। अब बात करेंगे आर्टिकल 163 की। आर्टिकल 163 जो राज्य है, राज्य को जो उनमें जो होगा सलाह के लिए वो मंत्रिपरिषद होगा, और उनका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री। राज्य में सलाह के लिए क्या होगा? राज्य में सलाह के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। और इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रमुख कौन होगा इसका? वो होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। अब बात करेंगे आर्टिकल 165 की। आर्टिकल 165 ये बात करता है महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता इसे क्या बोलते हैं? इसे राज्य का सबसे बड़ा वकील बोलते हैं, महाधिवक्ता को। राज्य का सबसे बड़ा वकील। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। अब बात करेंगे आर्टिकल 194 की। आर्टिकल 194 किसकी बात करता है? एमएलए और एमएलसी की, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनके विशेषाधिकार के बारे में। एमएलए और एमएलसी जो होते हैं ये कहाँ होते हैं? विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। जो एमएलसी होते हैं ये तो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, और एमएलए होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान सभा के सदस्य। इनके जो विशेषाधिकार हैं एमएलए एमएलसी के, इनके बारे में ये एक आर्टिकल 194 इनके अधिकार के बारे में बात करता है। तो अब बात करेंगे आर्टिकल 200 के बारे में। आर्टिकल 200 क्या कहता है? राज्यपाल के विधेयकों पर अनुमति के बारे में। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति।
अब बात करेंगे आर्टिकल 201 के बारे में। 201 आर्टिकल 201 किसकी बात करता है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में। जो राज्यपाल है वो जो बिल होते हैं वो किस उसके लिए राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, इसके बारे में बात करता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित बिल। विधेयक। अब बात करेंगे आर्टिकल 202। आर्टिकल 202 किसकी बात करता है? आर्टिकल 200 करता है राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण बोले तो बजट के बारे में। बात करें आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 किसके बात करता है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के बारे में। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, जिसमें जैसे कि विधायी शक्ति और कानून निर्माण शक्ति के बारे में। विधायी या कानून निर्माण शक्ति, कानून निर्माण शक्ति। और आर्टिकल 214 इसकी बात करता है हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में। हाई कोर्ट की स्थापना। आर्टिकल 215 ये बात करता है जो हाई कोर्ट है वो भी एक अभिलेख न्यायालय है। एससी भी एक अभिलेख न्यायालय है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 129 के आधार पर अभिलेख न्यायालय है। जो आर्टिकल बात करते हैं आर्टिकल 126। आर्टिकल 226 ये क्या बात करता है? ये करता है जो हाई कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति। जो हाई कोर्ट है वो कितने प्रकार रिट जारी कर सकता है? वो कर सकता है 6 प्रकार की करने की शक्ति। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की हैं? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के, केवल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बात इसकी कुछ लिखेंगे। जो है हाई कोर्ट है मूल अधिकार और वैधानिक अधिकार जैसे लीगल राइट्स दोनों का उल्लंघन करने में रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन में ही रिट जारी कर सकता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 235 ये किसकी बात करता है? अधीनस्थ न्यायालय है उनका नियंत्रण कौन करेगा? वो करेगा उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय नियंत्रण किसके द्वारा होगा? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा। बात करेंगे भाग 7 की। इस भाग 7 को क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है। निरस्त। इसमें एक आर्टिकल था 238 जिसको अब समाप्त कर दिया। अब बात
करेंगे अगले भाग 8 के बारे में, जो यूटियों के बारे में बात करता है। भाग 8 वो किससे संबंधित है? वो है यूटी से। इसके जो आर्टिकल है वो है 239 से 242। इसका जो आर्टिकल 239A है वो क्या? आर्टिकल 239A ये किससे संबंधित है? ये है ए किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित, दिल्ली से संबंधित। जो इस आर्टिकल का जो किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब बात करेंगे आर्टिकल 241 के बारे में। 241 ये किसकी बात करता है? ये है यूटी में हाई कोर्ट होगा उसके बारे में। हाई कोर्ट को वर्तमान में कितनी यूटी हैं? वर्तमान में है 8। और कितनी यूटी में हाई कोर्ट है? जम्मू कश्मीर और दिल्ली में केवल 2 यूटी में हाई कोर्ट है। वर्तमान कितनी यूटी? 8। और हाई कोर्ट कौन कौन से में है? जो हाई कोर्ट है वो केवल 2 में है, एक तो दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इनमें हाई कोर्ट है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल भाग के बारे में। वो है भाग 9 किसके बारे में? पंचायती राज। भाग 9 किसके बारे में है? पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज इसके जो आर्टिकल हैं वो है 243 से 243 ओ तक। कुल मिलाकर इसमें कितने आर्टिकल हैं? 16 आर्टिकल। और इसको ए जो ये पंचायती राज है ये किस अमेंडमेंट द्वारा हुआ था? ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा। लेकिन लागू कब होता है? ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 में। और इसी दिन से हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 243 में किसका वो है? ग्राम सभा का गठन के बारे में। आर्टिकल 243A किसके बारे में है? ग्राम सभा का गठन के बारे में। अब बात करेंगे आर्टिकल 243G। 243G ये किसका जिक्र करता है? ये करता है ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में। ग्राम पंचायत की शक्तियाँ और ये 11वीं सूची में जो है, ये 11वें अनुसूची में भी आता है। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। 29 विषय। अनुसूची 11 जो लोकल बॉडीज है उनका चित्र है। अब बात करेंगे आर्टिकल 243I। आर्टिकल 243I ये बात करता है राज्य वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग के बारे में। अब आगे बात करेंगे
आर्टिकल 243 के ये किसकी बात करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। अब अगला भाग है 9A जो नगरपालिका के। भाग 9A नगरपालिका। इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा। इसमें जो आर्टिकल हैं वो हैं 243 पी से 243 जेड जी तक। अब बात करेंगे आर्टिकल 243 क्यू। ये किसकी बात करता है? नगर पालिका के गठन के बारे में। नगर पालिका गठन। अब बात अगला आर्टिकल है 243 वाई। ये किसकी बात करता है? राज्य वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग नगर पालिका के लिए। और अगला आर्टिकल है 243 जेड ए। तो जेड ए ये किसकी बात करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किसके लिए? नगर पालिका के लिए। एक आर्टिकल है 243 जेड डी। ये बात करता है जिला आयोजक समिति के बारे में। जिला ये बात करता है जेड डी जिला आयोजन समिति। और अगला भाग है भाग 9B। भाग 9B ये कहाँ से कहाँ तक है? 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ये किसकी बात करता है? सहकारी समिति की। सहकारी समिति। इसको किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? 97 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में। अब बात करेंगे भाग 9। भाग 9 के बाद भाग होगा 10। भाग 10 ये किसकी बात करता है? 80। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? 244। अब बात करेंगे भाग 11 की। भाग 11 ये किसके बारे में बात कर? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में। राज्य संबंध। इनके जो आर्टिकल हैं वो हैं 243 से 245 से 263 तक। आर्टिकल जो अनुच्छेद 246 वो क्या बात करता है? जो अनुसूची 7 में दिए गए हैं उनके बारे में। जो अनुसूची
सात में हैं उनके बारे में। अब बात करेंगे आर्टिकल 200 जो अनुसूची 7 में क्या दी है, 3 प्रकार की, एक समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची दी गई है। उनमें जो केंद्र राज्यों के बीच में जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में ये 246 आर्टिकल दिया हुआ है। अब बात करेंगे 246A, अनुच्छेद 246A, ये किसकी बात करता है, जीएसटी के बारे में। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था, 101वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये कब से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। और समवर्ती सूची पर लगने वाला पहला टैक्स था जीएसटी। अब बात करेंगे आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 करता है जो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो किस पर होगी, वो होगी संसद। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। संसद अब बात करेंगे अगले आर्टिकल 254 के बारे में। अनुच्छेद 254 ये किसकी बात करता है, समवर्ती सूची की। और जो समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाते हैं, वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस सूची पर कानून बनाते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई कानून बनाते समय असंगत हो रही हैं, दोनों के बीच में कोई मतभेद हो रहा है, तो उसमें जो संसद कानून बना देगी वही मान्य होगा। राज्य के बीच में कोई भी समवर्ती सूची के विषय पर कोई असंगति हो रही है तो क्या होगा, संसद का कानून मान्य होगा। संसद का कानून मान्य होगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 262 के बारे में। अनुच्छेद 262 ये किसको लेकर है, ये है नदी जल विवाद को लेकर। नदी जल विवाद। अब बात करें अनुच्छेद 263, ये किसके बारे में, यह अंतर्राज्य परिषद के बारे में। अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। इनके जो हेड कौन होते हैं, इनके जो हेड है वो होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब बात करेंगे भाग 12, ये किसकी बात करता है, वित्त और संपत्ति के बारे में। वित्त और संपत्ति, इसके जो आर्टिकल हैं वो है 264 से 301 तक। सबसे पहले बात करेंगे संचित निधि, किस आर्टिकल में आता है, 266। अनुच्छेद 266 जो बात करता है
वो करता है कंसोलिडेशन फंड के बारे में, संचित निधि, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। इसमें क्या होता है, वो भारत सरकार की आय होती है। ऐसे धन जो इससे धन निकालते हैं, जो विनियोग योग विधेयक है उसको संसद में पास करवाना, पारित करना पड़ता है। जब ये क्या होता है, भारत सरकार की आय होती है, भारत सरकार की आय। इससे क्या होता है, और इसे धन निकालना है तो सबसे पहले इसको संसद से विनियोग विधेयक को संसद से पारित करना होगा। अब बात करेंगे आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267, आकस्मिक निधि। इस पर किसका अधिकार होता है, ये होता है राष्ट्रपति का। ये किसके लिए यूज की जाती है, ये की जाती है, ये जैसे राशि यूज की जाती है इमरजेंसी टाइम में, राष्ट्रपति। अब बात करेंगे अनुच्छेद 279A, 279A के बारे में। ये किसकी बात करता है, जो जीएसटी काउंसिल होंगे उसकी जो हेड है वो होंगे वित्त मंत्री, और इसको जीएसटी काउंसिल, इसकी हेड कौन होती है, वित्त मंत्री। इसको किसके द्वारा, इसको 101 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 280, ये किसकी बात करता है, केंद्रीय वित्त आयोग की, केंद्रीय वित्त आयोग की। अनुच्छेद 300, ये बात करता है संपत्ति का अधिकार, जो पहले फंडामेंटल राइट में था तो वहाँ से हटा के इसको लीगल राइट्स में ऐड किया गया था। और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था, 44 में संविधान संशोधन द्वारा, 1978 में आया था। अब बात करेंगे भाग 13, जो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के बारे में, भाग 13। इसमें जो आर्टिकल हैं वो हैं 301 से 307 तक। अब बात करेंगे भाग 14 की। भाग 14 में क्या है, सेवाएं, सर्विसेज, सेवाएं। सर्विसेज, इसके जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से, 308 से 323 तक। अब बात करेंगे अनुच्छेद 312 की। अनुच्छेद 312 किसकी बात करता है, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में, जो 3 है, IAS, IPS और IFS। 312 किसकी बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज। वर्तमान वो कितनी है, वर्तमान में क्या 3, वह IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
अब बात करेंगे अनुच्छेद 315। ये बात करता है यूपीएससी और एसपीएससी, स्टेट पीसीएस और यूपीपीएस, यूपीएससी और किसकी, स्टेट पीसीएस की। अब बात करेंगे भाग 14। भाग 14A, ये किसकी बात करता है? ये करता है ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण की। ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण, इसके जो आर्टिकल हैं वो है 323A से 323B तक, और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। जो आर्टिकल 323 है वो किसकी बात करता है? प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। अनुच्छेद 323A किसकी बात करता है? प्रशासनिक अधिकरण। और अनुच्छेद 323 भी किसकी बात करता है? अन्य प्राधिकरण के बारे में। अन्य प्राधिकरण। अब बात करेंगे भाग 15। भाग 15 ये किसकी बात करता है? चुनाव को लेकर, निर्वाचन, इलेक्शन। जो आर्टिकल हैं वो है 324 से 329 के बीच में। जो अनुच्छेद 324 केंद्र और जो राज्य या यूटी, राज्य में जो यूटी, इनके जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा इनके चुनाव कराए जाते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अब बात करेंगे आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326। ये बात करता है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। अगला भाग है भाग 16। ये किसके लिए? विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन। इसके जो आर्टिकल के कहाँ से कहाँ हैं वो है 330 से 342 तक। जो अनुच्छेद 330 वो किसकी बात करता है? एससी और एसटी समुदाय का लोकसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में। एससी और एसटी समुदाय के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण। बात करेंगे अनुच्छेद 331। ये किसकी बात करता है? ये करता है एंग्लो इंडियन की जो सीट आरक्षण थी वो 2 थी, लेकिन अभी उनको समाप्त कर चुके हैं। एंग्लो इंडियन के लिए सीट आरक्षण थी लोकसभा में। लोकसभा में सीट।
इसको क्या कर दिया है, 104 में संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया। कितनी सीट थी, वो थी 2 सीट। बात करेंगे अनुच्छेद 332। ये किसकी बात करता है, SC और ST का विधानसभा में सीटों का आरक्षण। विधान सभा में सीटों का आरक्षण। अब बात करेंगे आर्टिकल 333 के बारे में। अनुच्छेद 333 ये किसकी बात करता है, जो एंग्लो इंडियन की विधानसभा में सीट थी उसको, उसके बारे में। लेकिन ये पहले एक सीट थी, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन विधानसभा में जो सीट थी, कितनी, एक सीट थी, इसको अब समाप्त कर दिया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 338। ये बात तो नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। किसके बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 338A के बारे में। ये किसकी बात करता है, ये करता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 89 में संविधान संशोधन द्वारा। अब बात करेंगे अगले भाग 17 की। भाग 17 ये किसका जिक्र करता है, राजभाषा का। इसका जो आर्टिकल है वो है 343 से 351 के बीच में। अब बात इसमें आता है अनुच्छेद 343। ये करता है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 344 ये करता है राजभाषा जो है इसके लिए आयोग बनेगा। राजभाषा इसके लिए आयोग बनेगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 385। ये बात करता है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के बारे में। अनुच्छेद 351 ये किसकी बात करता है, ये करता है हिंदी जो है उसके विकास के बारे में। हिंदी के विकास के बारे में। बात करेंगे भाग 18। भाग 18 ये किससे रिलेटेड है, ये है आपातकाल से। आपातकाल इसमें जो आर्टिकल हैं वो हैं 352 से 360 के बीच। जो आर्टिकल
352 है, वो बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अब बात करें अनुच्छेद 356 के बारे में। 356 ये किसकी बात करता है? ये करता है राष्ट्रपति शासन के बारे में, प्रेसिडेंट रूल। और ये कब लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। हम बात करेंगे अनुच्छेद 359। ये किसकी बात करता है? जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जब उस समय जो हमारे मूल अधिकार हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकार पर प्रभाव, मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो क्या होगा? जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन ये 20 और 21, ये आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सब सस्पेंड नहीं होंगे, इसके जो अपवाद हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 360 के बारे में, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या हुआ? ये अभी तक भारत में अभी तक लगा नहीं है। अब इसके अगला भाग आता है भाग 19। ये किसकी बात करता है? प्रकीर्ण। इसके जो आर्टिकल हैं वो हैं 361 से 367 के बीच में। अब 361 की बात करेंगे, अनुच्छेद 361। ये किसकी बात करता है? ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विशेष अधिकार की, राष्ट्रपति एंड राज्यपाल के पास विशेष अधिकार की। अब बात करेंगे अगले भाग 20 के बारे में। भाग 20 संविधान संशोधन। इसमें जो आर्टिकल है वो है 368। अब बात करेंगे भाग 21 की। भाग 21 यह अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी एंड संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में। जो अनुच्छेद 370 है वो किसके बारे में है? जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो डिसीजन आया था 5 अगस्त 2019। जो उसका स्पेशल दर्जा था वो उसका भाग उसको ख़त्म कर दिया, अधिकांश भाग
का एंड कर दिया है। और ये लागू कब से हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से लागू होता है। और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बना दी जाती हैं, 2 यूटी। वो कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब करते हैं भाग 22 के बारे में। भाग 22, इसमें जो आर्टिकल है वो है 393 से 395। ये अनुच्छेद 393 किसकी बात करता है? भारत के संविधान के बारे में। 393 ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। और जो अनुच्छेद 394 वो किसकी बात करता है? जो 26 जनवरी 1949 को 16 आर्टिकल अनुच्छेद जो लागू हुए थे उनके बारे में। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू होंगे उनके बारे में ये जिक्र करता है। ये थे अब तक भारत जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भाग और उनके कुछ इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तो बात करेंगे संघ और उनके जो भाग 1 है उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, भाग 1 की संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस। थैंक यू।